हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग भी बता दिया करो कैसे हो आप लोग। चलिए, मैं आज आप लोग को न्यूट्रिशन का एक चैप्टर बताना चाहती हूँ। न्यूट्रिशन का ये अध्याय 13 है। वनस्पतीय भोज्य पदार्थ, खाद्यान्न और दालें, वेजिटेबल फूड्स, सीरियल्स और पल्स, मतलब जिसके अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं वो, कि वनस्पति भोज्य पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या आता है वो आप जान लीजिए। अभी तो आपको ऐसा लग रहा है वेजिटेबल है तो मतलब वेजिटेबल सब्जियां आती होंगी, नहीं ऐसा नहीं है। वेजिटेबल है तो उसके अंदर खाद्यान्न जो आप सब्जियों से जो बीजों के रूप में भी प्रयोग करते हो ना, वो भी उसके अंतर्गत है। मतलब कृषि से, खाद्यान्न से जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं, प्लस वनस्पति से, मतलब ग्रीन वेजिटेबल हो गया, प्लांट्स हो गए, जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? वनस्पति भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें करते नहीं है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लिखा वनस्पतीय भोज्य पदार्थ, खाद्यान्न, दालें, वेजिटेबल फूड्स, सीरियल्स एंड पल्सेस। भोजन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। ये तो आपको पता ही है कि भोजन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। और मूलभूत आवश्यकताएं 3 है: रोटी है, कपड़ा है और मकान है। तो ये पहली मूलभूत आवश्यकता में पहली ही आवश्यकता है जो है भोजन। क्योंकि और चीज़ों के बिना मनुष्य तो कुछ टाइम के लिए रह भी सकता है, लेकिन अगर इंसान को भोजन न मिले, हवा न मिले, पानी न मिले, तो इसके बिना इंसान का जीवन क्षण भर भी संभव नहीं है। और भोजन हमें क्यों ज़रूरी है? भोजन है क्या? तो भोजन के रूप में हम क्या लेते हैं? हमारे शरीर को भोजन का मतलब हमारी बॉडी को दाल, चावल, सब्जी, रोटी इसकी ज़रूरत नहीं होती। इनसे मिलने वाले जो इनकी मूल इकाई है ना, इनसे मिलने वाला जो न्यूट्रिएंट होता है उसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। इसलिए हम भोजन लेते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी को दाल की ज़रूरत है, हमारी बॉडी को चावल की ज़रूरत है, नहीं। क्योंकि हमें क्या, दाल से प्रोटीन मिलता है, चावल से कार्बोज मिलता है। तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, कार्बोज की ज़रूरत है, प्रोटीन की। प्रोटीन में भी क्या, वो टूट के अमीनो अम्ल, तो हमारी बॉडी अमीनो अम्ल को अवशोषित करती है, न कि प्रोटीन का अवशोषण करती है। तो यही चीज़ है। तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। और ये सब हमें कहाँ से मिलेंगे? तो ये सब हमें हम जो भोजन के रूप में जो भी चीज़ें लेते हैं, मतलब ये नहीं कि हम जो वनस्पति चीज़ों से लेते नहीं, जो अपने खाद्यान्न के रूप में हम जो भी चीज़ें खाते हैं जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत है, उनसे हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं। इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे आपको बताते हैं। भोजन में उपस्थित, मैंने आपको बताया ना कि भोजन में उपस्थित ये जो वसा है, ये कार्बोज ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन में उपस्थित वसा और कार्बोज क्या करता है? हमें ऊर्जा देने का काम करता है। मुख्य रूप से पोषक तत्व तो कितने होते हैं? 5 होते हैं, लेकिन 1 + 1 जल 6 हो जाते हैं, जिसमें से कार्बोज है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं एंड वाटर। 6 हो गए। तो उसमें से क्या होता है, जो ये कार्बोज है और फैट, ये हमें क्या देते हैं? एनर्जी देने का काम करते हैं। प्रोटीन क्या करता है? ये हमारी बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, हमारे शरीर के निर्माणात्मक काम करता है। और निर्माणात्मक काम का क्या मतलब होता है? जैसे हार्मोन का निर्माण, एंजाइम का निर्माण, कोशिकाओं का निर्माण, ब्लड का निर्माण, सेल्स, मतलब जो भी चीज़ें हैं निर्माण के काम होते हैं, प्रोटीन देखता है। ठीक है। और मिनरल्स क्या करते हैं? खनिज लवण। ये भी निर्माणात्मक के साथ साथ क्या करते हैं? ये शरीर को हमारे क्या करते हैं? विटामिन से निर्माणात्मक काम तो करते ही हैं, साथ में नियम का, रेगुलेटर का भी काम करते हैं। ये कुछ चीज़ों को नियमित करते हैं, प्लस कुछ निर्माण, से हड्डियाँ हो गई, दांत हो गया, किसके लिए क्या ज़रूरत है? खनिज लवण, कैल्शियम, मिनरल्स, फास्फोरस, इनकी ज़रूरत है। तो ये भी हमारी बॉडी के निर्माण का काम करते हैं। विटामिन्स क्या है? ये उत्प्रेरक का काम करता है, कैटलिस्ट जिसको बोलते हैं। विटामिन्स क्या करता है? इसकी हमेशा में ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसके बिना शरीर क्या होती है? रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। जिससे क्या होता है? पोषक तत्व, मतलब हम पोषक तत्व लेते हैं, लेकिन अगर इसे विटामिन्स नहीं लेंगे ना, तो इन चीज़ों का क्या होगा? सही तरीके से हमारी बॉडी में क्या होगा? मतलब पाचन नहीं होगा, अवशोषण नहीं होगा। तो ये छोटी है मात्रा में, तो ये बहुत कम होती है, लेकिन हमारी बॉडी को क्या करती है? पूरा ही नियंत्रण का काम ये करती है। ठीक है। जैसे विटामिन ए की कमी से आपकी रतौंधी हो जाएगी, हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, जिसमें से रसौंधी है, कंजक्टाइवा है, जीरोसिस, थैलेमिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें विटामिन ए की कमी से हो जाता है। और ऐसे ही विटामिन बी की कमी से कुछ हो जाता है, सी की कमी से हो जाता है, डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। ऐसा होता है ना, बी से बेरी बेरी हो जाता है, राइबोफ्लेविन की मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इससे क्या होता है? हमारे शरीर में कमियाँ होती हैं। तो ये विटामिन क्या होता है? अगर विटामिन हम नहीं लेंगे तो हमारे शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ लिखा ना, रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। आगे हम आपको बताते हैं। प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पौष्टिक मूल्य अलग अलग होते हैं, ये आपको पता ही है। किसी में कार्बोज मिलता है तो किसी में कुछ मिलता है, तो किसी में, मतलब हर भोज्य पदार्थों के जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनका पौष्टिक मूल्य क्या होता है? अलग अलग होता है।
क्योंकि उनमें उपस्थित कार्बोज, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। इसी मात्रा के ही आधार पर इनका जो न्यूट्रिटिव पौष्टिक मूल्य है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि इनकी मात्राएं भिन्न भिन्न होती। किनकी? पोषक तत्वों की। जब तक हमें भोजन का पौष्टिक मूल्य न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्ञात नहीं होगा, तब तक हम संतुलित एवं पौष्टिक भोजन का नियोजन सही प्रकार से नहीं, मील प्लानिंग होती है तो हम मील प्लानिंग कर ही नहीं पाएंगे। हमें अगर ये ना पता हो कि किस चीज़ में कार्बोज का प्रचुर मात्रा है, किस में प्रोटीन अच्छा खासा मिलता है, प्राणी में मिलता है कि वनस्पति में मिलता है, किस में प्रोटीन का निकृष्ट स्रोत है, इसमें मिलता ही नहीं है, किस में मध्यम स्रोत है, कौन सी चीज़ हम ज़्यादा खाएंगे तो हमारे हार्ट को प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारी नसें ब्लॉक हो सकती हैं। तो अगर हमको इन चीज़ों का ज्ञान रहेगा तो हम उन चीज़ों को क्या करेंगे, एक संतुलित मात्रा में उपयोग करेंगे। अगर हम अपने शरीर की, अपने मात्रा के, अपने कार्य के अनुसार अपने शरीर को जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत की पूर्ति करेंगे अपनी आवश्यकताओं की, तो हमारी शरीर हर तरफ से चुस्त दुरुस्त रहेगी। तो वही चीज़ इसमें कहा गया है कि हम क्या करेंगे, तभी हम मील प्लानिंग कर पाएंगे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के भोज्य विशेषज्ञों ने भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का विश्लेषण करके आहार तालिका, फूड टेबल का निर्माण किया। किसने? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने, ICMR ने। ठीक है, क्या किया? फूड टेबल का निर्माण किया। इसके आधार पर हमें यह ज्ञात होता है कि किन किन भोज्य पदार्थों में कौन कौन से पोषक तत्व कितनी कितनी मात्रा में विद्यमान है। आहार तालिका में भोजन का विश्लेषण प्रति कितने ग्राम पे किया जाता है, तो कितने ग्राम पे? 100 ग्राम पे 100 ग्राम भोज्य पदार्थ के आधार पर आहार तालिका बनाई जाती है। आहार तालिका में भोजन का जो विश्लेषण होता है कितने ग्राम भोज्य पदार्थ के आधार पर किया जाता है, तो आप बताएंगे 100 ग्राम भोज्य पदार्थ के आहार पे आहार तालिका का निर्माण किया जाता है। अब तक पोषण विद्वानों ने पौष्टिक मूल्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को 4, 5, 6, 7 और 11 ऐसे नंबर में, ये 5 हो गए, एक 4, दूसरा 5, 6, 7 और 11 आधारभूत भोज्य समूहों बेसिक फूड में वर्गीकृत। अब आप ये सोच रहे होंगे ये 4, 5, 6, 7, 11 क्या है? तो देखिए 11 जो है ये किसके अकॉर्डिंग है? 5 आपको मैं ये अपनी नोट्स में दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे है, आप इस चीज़ों को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ICMR ने 1993 में 5 आधारभूत भोज्य पदार्थ बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 अनाज एवं अन्य पदार्थ। नंबर 1 पे उन्होंने क्या रखा? अनाज को रखा। नंबर 2 पे क्या रखा? दालों को रखा। नंबर 3 पे क्या रखा? दूध एवं दूध से बने पदार्थ को रखा। नंबर 1 पे क्या रखा? अनाज। नंबर 2 पे दाल। नंबर 3 पे दूध से बने पदार्थ। नंबर 4 पे वसा एवं शक्कर और नंबर 5 पे फल एवं सब्जियां। आपको याद हो गया, आप फिंगर पे कर सकते हैं कि ICMR 1993 ने भोज्य समूह को कितने भागों में बांटा, तो 5। वो 5 कौन से? नंबर 1 पे क्या? अनाज को रखा। नंबर 2 पे किसको रखा? दाल को रखा। नंबर 3 पे किसको रखा? दूध को रखा। नंबर 4 पे किसको रखा? तो वसा एवं शक्कर को रखा। और नंबर 5 पे किसको रखा? तो फल एवं सब्जियों को रखा। इतनी चीज़ आप समझ गए। और देखिए इसी प्रकार देखिए भोज्य गाइड का दिया है कि भोज्य गाइड ने कितने भागों में बांटा, तो भोज्य गाइड ने भी 5 भागों में बांटा। उन्होंने क्या किया? प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ को पहले रखा। क्या रखा? देखिए इन्होंने कार्बोज अनाज को नहीं लिया, इन्होंने पहले क्या रखा? प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ। फिर क्या रखा? रक्षात्मक फल एवं सब्जियां। फिर क्या रखा? द्वितीय रक्षात्मक फल एवं सब्जियां। चौथे नंबर पर अनाज एवं मिलेट को रखा। फिर वसा एवं शक्कर को रखा। ठीक है, उसी तरह आप देख सकते हैं कि सन 1964 में कृषि विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका ने भोज्य पदार्थों को उनके पौष्टिक मूल्यों के आधार पर 11 आधारभूत समूहों में वर्गीकृत किया। तो जो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के जो कृषि विभाग थे 1964 में, उन्होंने कितने भागों में बांटा? तो नंबर 1 पे दूध एवं दूध से बने पदार्थ। नंबर 2 पे मांस, मछली और पोल्ट्री को रखा। नंबर 3 पे अंडा रखा। नंबर 4 पे सूखी फलियां रखा। नंबर 5 पे सभी प्रकार के अनाज, आटा, बेक किए हुए पदार्थ। नंबर 6 पे खट्टे फल। नंबर 7 पे हरी पत्तेदार एवं पीली सब्जियां। 8 पे आलू। 9 पे जड़ एवं अन्य सब्जियां। 10 पे तेल, घी, मक्खन एवं और 11 पे शक्कर, गुड़ आदि। तो आपको यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर हो गई हुई कि ये 4, 5, 6, 7 और 11 हैं क्या। तो ये है जो ये भोज्य विशेषज्ञ थे ना, तो इन्होंने फूड टेबल बनाया और उनका क्या किया? अपने अपने आधार पर अनेक वर्गों में रखा। वही चीज़ को यहाँ पे बताया गया है।
अब देखिए आगे लिखा हुआ है कि भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण क्लास किसके आधार पे, प्राप्ति के आधार पे। भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स, प्राप्ति साधनों के आधार पर भोज्य पदार्थों को मुख्यतः दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया। कितने वर्गों में, दो वर्गों में वर्गीकृत किया। किसके आधार पर, प्राप्ति के आधार पर। पहला क्या है, वनस्पति भोज्य पदार्थ वेजिटेबल फूड्स, एंड सेकंड प्राणिज भोज्य पदार्थ एनिमल फूड्स। अब देखिए वनस्पति के अंदर क्या क्या आता है, तो जितने भी अनाज हैं, देख लीजिए आप, जितने भी अनाज हैं, सारे अनाज, सभी प्रकार के, सभी प्रकार की दालें, सभी प्रकार की फलियां, सब्जियां, फल, सूखे मेवे, शक्कर, गुड़, वसा, तेल, पेय पदार्थ में चाय, कॉफ़ी, कोको, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो सब मसाले इत्यादि, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये सब आप याद रखिएगा, ये सब वनस्पतीय भोज्य पदार्थ वेजिटेबल फूड्स के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है प्राणिज भोज्य पदार्थ एनिमल फूड्स, जिसके अंतर्गत जो चीज़ें हमें प्राणियों से मतलब जंतुओं से, एनिमल सोर्स होते हैं, जिन चीज़ों से हमें प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एनिमल फूड्स कहते हैं। एनिमल सोर्स से प्राप्त होने वाले फूड्स, जैसे दूध आपको एनिमल से प्राप्त होता है, मांस, मछली, अंडा आदि। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट है भोजन का वर्गीकरण। वही चीज़ यहाँ पे ऐसे मतलब खाका बना के या कह सकते हैं ग्राफ के माध्यम से आपको समझा दिया है। वनस्पति भोज्य पदार्थ होते क्या हैं, कौन कौन से होते हैं, क्यों हमारे लिए आवश्यक है, क्यों इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, इन चीज़ों को आप देख लीजिए। तो वनस्पतियाँ मानव के लिए अमूल्य वरदान है। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, अगर वनस्पतियाँ ना होती तो क्या हम जीवित रहते, हम जीवित नहीं रहते। सबसे बड़ी बात तो है कि हम सांस ही नहीं ले पाते। इंसान भोजन के बिना तो 1 घंटा 24 घंटा कुछ न कुछ 15 दिन 20 दिन भी रह लेगा, लेकिन अगर क्या आपको ऑक्सीजन न मिले तो आप 1 सेकंड भी जिंदा रह सकते हैं। आप मुश्किल से, हमें तो आदमी 5 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता है। और वो हमें कहाँ से मिलेगा, जब वनस्पतियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उससे ऑक्सीजन मुक्त होता है, जिसका उपयोग हम करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो लेते हैं, वो हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को वो उसको लेते हैं, तो उससे वो अपना भोजन बनाते हैं। उन भोजन को फिर हम खाते हैं, वो स्टार्च के रूप में जमा होता है बीजों में, फल में, ऐसे कर करके मतलब पूरे प्लांट में मतलब स्टोर होता है, उसका उपयोग भी हम करते हैं। लेकिन सबसे ये हमारे लिए वरदान तो ही, अगर प्लांट्स नहीं होते तो हम जीवित नहीं रहते। सृष्टि ने मानव की रचना से पहले वनस्पतियों की रचना शायद इसीलिए की थी कि वह स्वस्थ जीवन जी सके तथा प्रकृति में विद्यमान सभी तरह के फलों, सब्जियों, पेय पदार्थों का आनंद उठा सके। उत्तम स्वास्थ्य के लिए वनस्पतियाँ अत्यावश्यक है। इस श्रेणी के अंतर्गत कृषि उत्पादन एवं वनस्पति जन्य सभी भोज्य पदार्थ आते थे। सबसे बड़ी बात, आपने अभी जल्दी कोरोना बीता, कोरोना आया था, कोविड, आपने देखा होगा कि लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो जा रही थी। हाँ, लोगों को ऑक्सीजन कमी आती, लोगों को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेना पड़ रहा था, हॉस्पिटल में सिलेंडर के माध्यम से लेना पड़ रहा था। सोचिए इतने प्लांट रह के हमारी उस पर लोगों को क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हो जा रही थी, लंग सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे लिए वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, कि हमारे लिए उनकी क्या हो सकता है और हमारे जीवन के लिए कितने उपयोगी हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत कृषि उत्पादित, इस श्रेणी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो कृषि उत्पादित मतलब खेतों में पैदा किए हुए मतलब उत्पादित चीज़ें, एवं वनस्पति जन्य सभी भोज्य पदार्थ, खेतों में कृषि में जो उपज पैदा होती है, अनाज, कोई किसी भी प्रकार का अनाज या प्लांट से आपको जो चीज़ें प्राप्त होती, वो सब वेजिटेबल फूड्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, शाकाहारी भी कह सकते हैं। न केवल भारत में बल्कि विश्व के संपूर्ण देशों में वनस्पति भोज्य पदार्थों का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। इनका उपयोग किया क्यों जाता है सर्वाधिक, तो इसके भी निम्न कारण हैं। क्योंकि ये सस्ते होते हैं, अमीर हो या गरीब सभी को आराम से मिल जाते हैं। नंबर 2, इनका संग्रह करना आसान होता है। आप इनको जितना आराम से साल भर का गेहूँ खरीद सकते हो, साल भर का चावल खरीद के रख सकते हो, 2-3 साल का भी लोग रख लेते हैं। जिनकी आप खुद पैदा होती है वो पता नहीं कितने 2-4 साल तक वो पड़े रह जाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा होते हैं तो। क्या आप इतने दिन तक प्राणी स्रोतों से मांस, मछली, अंडे को आप स्टोर करके रख सकते हो? आप नहीं रख सकते। तो वही चीज़ कहा गया कि इनका संग्रह करना क्या होता है, आसान होता है। ये मुख्य ऊर्जा उत्पादक भोजन है। ये मुख्य क्या है, ऊर्जा उत्पादक भोजन है। इनसे ऊर्जा का मुख्य स्रोत, आपको ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोज से। सबसे ज़्यादा सस्ता स्रोत क्या है, कार्बोज है ना, कार्बोहाइड्रेट जिसको कहते हैं। तो वही चीज़ है कि ये मुख्य ऊर्जा उत्पादक भोजन है, और जो ये अनाज होते हैं ना, वो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। इसके सेवन से तृप्ति मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, आत्मसंतुष्टि मिलती है। आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आपको अगर डेली कोई कहे कि आप चिकन खाओ, मटन खाओ, एग खाओ,
तो आप क्या उस पे सर्वाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपको एक आत्मसंतुष्टि भी नहीं मिलेगी। लेकिन आपको अगर कोई कहे कि आप रोज़ दाल चावल सब्जी रोटी खाओ, तो क्या आपको संतुष्टि मिलेगी? जी हाँ, हमें संतुष्टि मिलेगी और लोग वही खाते हैं डेली, क्योंकि हमारी बॉडी को भी इन्हीं तरह की चीज़ों की ज़रूरत है। इनको आसानी से हम पचा सकते हैं। हमारी बॉडी शाकाहारी भोजन इन्हीं को खाने के लिए बनी हुई है। तो वही चीज़ कहा गया कि इनसे क्या होता है, हमको तृप्ति मिलती है। इनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। आपको मैं गेहूँ का एग्जाम्पल देती हूँ। आप गेहूँ को ले लो। गेहूँ से आटा बनाया जाता है जिससे हम रोटियां खाते हैं। गेहूँ का मैदा बनाया जाता है जिसमें बेकरी बिस्किट ब्रेड्स इत्यादि चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ठीक है। और फिर उसी गेहूँ से सूजी बनाई जाती है, उसी गेहूँ से माइक्रोनी बनाई जाती है, उसी गेहूँ, बस एक गेहूँ है ना, लेकिन हमने उसका अलग अलग व्यंजन बना लिया। तो वही चीज़ कहा गया कि इन अनाजों से विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। इनकी पैदावार भी अधिक होती है। सही बात है। अगर इंसान को बस प्राणिज भोज्य पदार्थों पे रहना पड़े, फिश पे रहना पड़े, इतनी जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड में, अगर ये वनस्पति भोज्य पदार्थों पे इंसान को न रहना पड़े और ओनली एनिमल फूड पे डिपेंड रहना पड़े, तो वो तो प्रजाति ही समाप्त हो जाएगी। ये जो प्राणी है ये फिश ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि कितनी जनसंख्या है और डेली अगर हम उसी का उपभोग करेंगे तो वो तो उनकी प्रजातियाँ ही समाप्त हो जाएंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इनका पैदावार अच्छी करते हैं और इन्हीं पे डिपेंड रहते हैं। इनकी पैदावार क्या होती है, अच्छी होती है और अधिक होती है। संग्रह के पश्चात इनके पोषण तत्वों का क्षय अत्यंत ही मंद गति से होता है। जैसे इनको अगर आप संग्रहित कर लिए हो, आप फिश को मतलब स्टोर करके रख लो, तो क्या हो जाएगा, 2-4 दिन के बाद क्या हो जाएगा, 2-4 दिन तो नहीं कर सकते, एक दिन के ही बाद, कुछ घंटे के बाद ही वो सड़ना शुरू हो जाएगा। उसमें एंजाइमेटिक क्रिया होने लगेगी, वो सड़ने लगती है। लेकिन क्या ऐसा होता है, चावल गेहूं को आपने स्टोर करके ड्रम में रख दिया तो क्या वो कुछ घंटे के बाद सड़ने लगता है? इसी के आधार पर विकारी, अर्धविकारी और ऐसे भोज्य पदार्थों को बांटा गया है ना, इन्हीं की चीज़ों पर रख के उनको बांटा गया है। तो वही के संग्रह के पश्चात उनके पोषण तत्वों का क्या होता है, क्षय मंद गति से होता है। अनाज उपजाने में कम श्रम साधन की आवश्यकता होती है। कुछ खाद्यान्न तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें उगाने में अत्यंत श्रम लगता है, वे बंजर भूमि में भी उग जाते हैं। सही बात है। कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती है जो बंजर भूमि है ना उसमें भी उग जाती है, उसको ज़्यादा खाद बीज इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक चीज़ और है, अच्छी बीज, अच्छी उपज, अच्छी पैदावार के लिए ना वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जलवायु, वहाँ का खाद्य, ये चीज़ें भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और इन चीज़ों का उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी पर, उनकी पौष्टिकता पर पूरा पूरा असर भी पड़ता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे, पंजाब में जो बासमती चावल उगाए जाते हैं, उनकी रचना, उनकी सुगंध बिहार और बंगाल में उगाए जाने वाले चावल की अपेक्षा क्या होती है, अच्छी होती है। उसका कारण क्या है, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के जल की पूर्ति इत्यादि चीज़ों की क्या होती है, उसके किस पे असर पड़ती है, फसल की उपज पे असर पड़ती है, उसके टेस्ट पे असर पड़ती है। तो मैं आशा करती हूँ इतनी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। आगे दिया हुआ है कि अब मैंने आपको बताई दिया 6, 7, 8 ये जो ग्रुप होते हैं इनके बारे में। और ये खाद्यान्न हैं कौन कौन से, तो देखिए अनाज है, इसे तृणधान भी कहते हैं और सीरियल भी कहते हैं, सीरियल्स। नंबर 2 पे दालें, पल्सेस। नंबर 3 सब्जियां, वेजिटेबल्स, फल फ्रूट्स। नंबर 5 वसा, तेल या फैट्स, ऑयल्स। 6 शक्कर, गुड़, शुगर एंड जैगरी। नंबर 7 मसाले, स्पाइस और कॉन्डिमेंट्स। नंबर 8 पेय पदार्थ, चाय कॉफ़ी कोको ड्रिंक्स। नंबर 9 दूध हो या मिल्क। 10 मांस, मछली मुर्गी मतलब जो पोल्ट्री होती है, बर्ड, फिश, मीट्स इत्यादि। अंडा हो गया, एग्स, अन्य भोज्य पदार्थ, अदर फूड्स। तो आज मैं बात करती हूँ आपसे अनाज पे। अनाज पे मैं हल्की सी बात करूँगी, नेक्स्ट डे मैं इसको आपको और ज़्यादा क्लियर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोग बोर हो जाओगे और फिर ज़्यादा लंबी वीडियो देने पे चीज़ें उतनी समझ नहीं आती है। तो आज क्या है, अनाज। आपको मैं आज क्या बताना चाह रही हूँ, अनाज जिसको सीरियल्स कहते हैं। ये सीरियल्स आया कहाँ से, सीरियल शब्द इसके लिए उपयोग क्यों, ये क्या है, अंग्रेज, सीरियल्स है क्या, ये अंग्रेजी का शब्द है। किसका शब्द है, अंग्रेजी का। आप यूनानी देख के मत, कि नहीं यूनानी शब्द नहीं है, किसका शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। लेकिन लिया कहाँ से गया है, ये यूनान से लिया, मतलब यूनान में एक देवी थी, वहाँ की देवी को सीरीज कहते थे। ठीक है, वहाँ की देवी थी, उन्हें सीरीज कहते थे। और वो देवी कौन थी, वो वहाँ के खाद्यान्न और फल की क्या होती थी, उनको मतलब यूनानियों का मानना था कि प्राचीन काल में यूनान में सीरीज एक देवी मानी जाती थी, जो कि खाद्यान्न एवं फसल की संरक्षिका या रक्षा करने वाली होती थी। इन्हीं के नाम पर आज अनाजों को सीरियल्स नाम दे दिया गया है। ठीक है। आहार में खाद्यान्नों का प्रमुख स्थान होता है। ये तो आपको पता है कि आहार में प्रमुख स्थान किसका होता है, खाद्यान्नों का होता है। अमीर हो या गरीब, बालक हो या बूढ़ा, बच्चा, चाहे जो भी, सबके लिए प्रतिदिन की आवश्यकता है। विश्व में हर हिस्से में अनाज के उपयोग एवं ऊर्जा प्राप्ति हेतु प्रयोग किया जाता है। इसके सेवन से तृप्ति भी मिलती है और संतोष भी होता है। अनाजों में चावल, गेहूँ, बाजरा, मक्का, जौ, रागी, जई आदि आते हैं। इनमें कार्बोज की अधिकता होती है। सही बात है। प्रोटीन क्या होता है, मध्यम होता है या तो निकृष्ट होता है। और खनिज लवण अत्यंत कम मात्रा में मिलता है।
अनाज के साथ दूध, मांस, मछली, दाल, अंडा आदि का सेवन करने से जो चीज़ें इसमें नहीं होती उसकी पूर्ति हो जाती है। जैसे ये सब प्रोटीन के इनरिच हैं, प्रोटीन इसमें सबसे ज़्यादा मिलता है। दाल में क्या मिल रहा है? कार्बोज मिल रहा है। प्रोटीन की कमी है, जब इस प्रोटीन को कार्बोज के साथ मिला दिए तो ये प्रोटीन की प्राप्ति हो गई, कार्बोज की प्राप्ति हो गई, प्लस इसमें वसा भी है तो वो भी उसकी प्राप्ति हो गई। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई। मैं इस चीज़ को क्लियर करने के लिए आपको एक चार्ट दिखाती हूँ। ये ग्राफ है एक तरफ से, आप ये ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कंपैरिजन ऑफ न्यूट्रिव वैल्यू ऑफ वीट एंड राइस। किसकी है? वीट एंड राइस की बात। वीट एंड राइस का ये न्यूट्रिटिव वैल्यू का क्या बनाया गया? ग्राफ बनाया गया। फॉर द सेक ऑफ कन्विंसेंस ऑल द वैल्यू ऑफ वीट एंड टेकन द 10 एंड कंपेयर्ड विथ द वैल्यू ऑफ राइस। ये क्या है देखिए, 1 यहाँ पे जो दिया है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए यहाँ पे दिया है, मतलब वीट में और राइस में, वीट फ्लावर आटे और राइस रॉ मिल्ड। ठीक है, देखिए एनर्जी कितनी होती है? सबसे ज़्यादा एनर्जी देख रहे हैं। 10 में हमें लगता है 8.5 या 9 तक कितनी है? एनर्जी है। प्रोटीन कहाँ तक है? 4.5 तक कह सकते हैं या 5 तक कह सकते हैं, एनर्जी है। देख प्रोटीन है। फैट कितना है? देख लीजिए 2 तक फैट है। फाइबर कितना है? थोड़ा सा 0 से थोड़ा ऊपर फाइबर है। कैल्शियम थोड़ा ऊपर, मतलब 1.5 कह सकते हैं। फॉस्फोरस ज़्यादा है। आयरन की मात्रा भी मिलती है। कैरोटीन बिल्कुल नहीं है। थायमीन की मात्रा भी है। राइबोफ्लेविन की मात्रा अच्छी है और नियासिन की मात्रा अच्छी है। इस चीज़ को आप चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। खाद्यान्न की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ सीरियल्स। खाद्यान्न को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है और कहने का मतलब क्या है कि वे सभी अन्न जो हमें कृषि से प्राप्त होते हैं, ठीक है, तथा मतलब वे सभी अन्न तथा कृषि में उत्पादित सभी घास वर्ग, ठीक है, जिनके बीज भोज्य वस्तु के रूप में, देख लीजिए बीज, जिनके बीज भोज्य वस्तु के रूप में उपयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खाद्यान्न कहते हैं, सीरियल्स कहते हैं। जो अन्न कैसे भी उगाए जाएं, कृषि में उत्पादित सभी घास वर्ग में जितने भी हमको मतलब जितने भी घास वर्ग से प्लांट, वेजिटेबल जो भी हैं, उनके जो बीज हम उपयोग करते हैं ना, वही खाद्यान्न कहलाता है। ठीक है। अनाजों की रचना, स्ट्रक्चर ऑफ सीरियल्स। मैं आपको ये चीज़ पहले समझा देती हूँ, फिर मैं आपको इसको फिगर के माध्यम से दिखाना चाहूँगी। खाद्यान्न को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, ये मैंने आपको अभी बताया। अनाजों की रचना, स्ट्रक्चर ऑफ सीरियल्स। विभिन्न अनाजों की रचना, रंग, रूप, आकार, स्वाद, सुगंध भिन्न भिन्न होता है। क्या आपको गेहूं का जैसे स्वाद लगता है, गेहूं को आटा बना के खाने पे, क्या वही स्वाद चावल से आता है? क्या वही स्वाद दाल से आता है? क्या वैसे ही गुड़ लगता है? क्या वैसी कॉफ़ी लगती है? मसाले का अलग टेस्ट होता है? तो आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे कि सबके स्वाद, गुड़, क्वालिटी में भिन्नता होती है। इस विभेदीकरण, डिफरेंटिएशन का मुख्य आधार खाद्यान्न का वह हिस्सा होता है जिन्हें भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। परंतु सभी अनाजों के दानों, ग्रेन्स में एक समानता होती है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि अनाज के दानों में एक समानता होती है, वो समानता क्या है? वो एक दली होते हैं, वे द्विदली होते हैं। तो ऐसे आप क्या करेंगे? नहीं, तो जो सभी अनाज के दाने होते हैं उनमें एक समानता होती है, और वो क्या समानता होती है? वो क्या होते हैं? एक दली होते हैं। ठीक है। अनाज में मुख्य 3 हिस्से होते हैं। देखिए अनाज के मुख्य कितने हिस्से होते हैं? एक होता है बाहरी आवरण, जिसे आउटर लेयर कहते हैं, ब्रान। नंबर 2 होता है एंडोस्पर्म, जिसे भ्रूणपोष कहते हैं। और नंबर 3 क्या होता है? एम्ब्रियो, जिसे भ्रूण कहते हैं। मैं आपको ये चीज़ फिगर के माध्यम से दिखाना चाहती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, आपको दिख रहा है सही से? आप ये चीज़ को पहले यहाँ देख लो। देखो ये क्या है? पूरा एक अनाज है। आपने पहले पढ़ा ना, ये बाहर का हिस्सा क्या होगा? जिसको चोकर कहते हैं, ये हो गया ब्रान। दूसरा क्या होगा? जो हम खाते हैं, जो मेन पोर्शन हम अनाज से खाते हैं, वो क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है।
और जो एक अंदर होता है उसे भ्रूण कहते हैं, उसमें क्या होता है, जर्म कहते हैं। जहाँ से बीज आप बो तो नया पौधा उग जाता है। जर्मिनेशन की क्वालिटी होती है किसके कारण, तो यही जर्म, ठीक है, भ्रूण जिसको कहते हैं, एम्ब्रियो। अब आप इस चीज़ को पूरा एक देख सकते हो, ये गेहूँ मान लो एक है, तो देखो इस पे हल्के हल्के अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको हल्के हल्के स्टार्टिंग में रोए दिखेंगे। देखिए उसको 3 हिस्से में बांटा हुआ है। एक पहला देखिए आप ब्रांड देख लो, ब्रांड देखिए कितना लिखा है यहाँ पे, 2.5% होता है। अगला है एंडोस्पर्म 83% एंड जर्म कितना होता है, 14.5% लिखा हुआ है। आप ये समझ रहे हैं। देखिए ये जो एंडोस्पर्म है ना, देखिए एंडोस्पर्म, ये चीज़ क्या है, ये एंडोस्पर्म है, ये क्या है, एंडोस्पर्म है, ठीक है। ब्रान, ब्रान का मतलब क्या था, चोकर, तो वो क्या होगा, वो बाहर का ही हिस्सा होगा ना, जो उनके बाहर के हिस्से होंगे ये है ब्रान, वो होता है। इसको क्या किया गया, ऐसे काट के आपको दिखाया जा रहा है, इसलिए ऐसे लिखा है। और जर्म, ये जो जर्म है ना, ये जर्मिनल, ये चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। अब आप इसमें से एक चीज़, ये पहले आप इसको थोड़ा देख लीजिए, फिर मैं आपको समझा के फिर मैं यहाँ पे आती हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनाज को मुख्य हिस्सा कितना होता है, 3। कौन कौन सा होता है, एक आउटर लेयर जिसे ब्रान कहते हैं, नंबर 2 क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है जिसे भ्रूणपोष कहते हैं, तीसरा क्या होता है, एम्ब्रियो होता है जिसे क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। ये 3 क्या होता है, इनके मुख्य परत होती है, मुख्य 3 भाग में ये बटे होते हैं, क्या, अनाज। तो जो ये बाहरी आवरण होता है इसके बारे में देखिए, आउटर लेयर, अनाजों का बाह्य आवरण भूसी ब्रान कहलाता है। आप समझ गए, जो जैसे गेहूं है, हम आटा ऐसे चालते हैं, आटे को चालते हैं तो जो वो नीचे चोकर निकलता है ना, वही क्या है, ब्रान है, भूसी है। हम आटा खाते हैं लेकिन तभी इसको कहते हैं ना कि इसको ज़्यादा नहीं निकालना चाहिए। ये क्या होता है, सेलुलोज, जिसमें फाइबर की अत्यधिक मात्रा होती है। और इसकी आवश्यकता क्या होती है, जब हमको अपच होता है तो होता है नहीं, ज़्यादा फाइबर लीजिए, ये हमारे क्या होता है, पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं। तो इसलिए क्या किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रान को बाहर नहीं किया जाता है, चोकर को बाहर नहीं निकाला जाता है। तो ये अनाजों का बाह्य आवरण भूसी ब्रान कहलाता है। इसमें सेल्यूलोज की प्रधानता होती है, आप देख सकते हैं। और सेल्यूलोज अगर कार्बोज लेंगे तो कौन सा है, पॉलीसेकेराइड। इसका कैलोरी मूल्य क्या होता है, 0 होता है। ये किसी प्रकार की हमको एनर्जी, ऊर्जा देने का काम नहीं करता, बस ये क्या करता है, हमारे पाचन शक्ति को मजबूत करता है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। साथ ही इसमें प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण भी बहुत कम मात्रा में, अत्यल्प लिखा है, बहुत कम मात्रा में होते हैं। इसका उपयोग खाने में नहीं किया जाता। यह संपूर्ण अनाज का कितना प्रतिशत होता है, 5% होता है। ब्रान कितना प्रतिशत होता है, 5% होता है। ये 7% भी होता है, 5 से लेकर 7 होता है, क्योंकि इस बुक में हमने देखा था 7% दिया, आप देख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7%, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है 7% होता है। तो वही कोई बात नहीं, 4 से 5, 6, 7 इसमें दिया हुआ है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, इसलिए मैं आपको दिखा दी वहाँ पे। और ये बृंदा मैम की बुक है। दूसरे, ये जो एल्यूरान, आप कहोगे कि अभी तो आपने कहा था 3 परत होती, तो ये एल्यूरान कहाँ से आ गया। तो जो ये एल्यूरॉन होती है ना, ये जानते हैं किसका हिस्सा है, ये एंडोस्पर्म का हिस्सा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप जो है ये एंडोस्पर्म देख रहे हैं, भ्रूणपोष, उसमें आप देख रहे होंगे उसके अंडर में ये एलुरॉन सेल लेयर दिया हुआ है। और ये लेयर है कौन सी, ये वाली जो लेयर है, ये वाली देख रहे हैं, यही वाली लेयर इसको यहाँ तक कर दिया। ये इसका क्या काम होता है, इसका काम ये होता है, ये ब्रान को एंडोस्पर्म से जोड़ने का भी काम करती है कह सकते हैं, और अलग ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों के बीच का ये कड़ी है, इसे अलग करने का भी काम करता है। कौन सी लेयर, एलुरॉन लेयर। आपको समझ में आ गया होगा, हम हमारी उम्मीद करते हैं कि आप बात आपको अब समझ में आ रही होगी, एलुरॉन लेयर क्या है। आप देख सकते हैं इसमें लिखा है, यह परत दोनों के बाहरी परत के ठीक नीचे उपस्थित है। यह परत क्या होती है, दानों के बाहरी परत। बाहरी परत क्या था, ब्रान था, ब्रान के जस्ट नीचे ये होता, और इसी में सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। तो क्या होता है, बाहरी परत के जस्ट नीचे, ये लोग कहते हैं ना कि किस मतलब चीज़, आपने से चावल दाल है, इनको बहुत देर तक भिगो के कस के रगड़ के आप धुल दोगे चावल को तो चीज़ें निकल जाती हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो क्या होता है, इसलिए कहते हैं भूसी जब निकल जाती है तो कुछ प्रोटीन उसके साथ निकल जाते हैं, उसके जस्ट नीचे ये होता है। तो वही बात है, यह परत दानों के बाहरी परत के ठीक नीचे उपस्थित होते हैं। और ये किसका हिस्सा है, तो एंडोस्पर्म का हिस्सा है। और इसका कार्य क्या है, इसमें कहाँ मिलता है, तो ये जो ये आउटर लेयर है और एंडोस्पर्म के बीच में होता है। और ये क्या करता है, इन दोनों को बांट के रखने का ये काम करता है। ये इसके जस्ट नीचे रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें फास्फोरस
और फाइबर थायमीन, B1 को थायमीन कहते हैं, कि क्या होती है, प्रचुरता होती है। यह परत अनाज का 4% होता है। 5% क्या होता है, भूसी होता है। और जो एलुरॉन लेयर है कितने प्रतिशत होती है, 4% होती है। परंतु एलुरॉन में उपस्थित जो ये फास्फोरस होता है ना, फाइटिक अम्ल के रूप में होता है, जो हमारी बॉडी द्वारा पूर्णतः अवशोषित नहीं हो पाता है। अगला क्या है, ब्रूडपोज, जिसको मैंने आपको बताया था। अब तक आपने क्या देखा है, ये ब्रान देखा है। क्या देखा है, अब तक आपने देखा है ये ब्रान, ठीक है। अब आप क्या देखने जा रहे हैं, एंडोस्पर्म। इसका क्या देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है 83%। किसी भी अनाज के बीज का सबसे ज़्यादा क्या होता है, हिस्सा क्या होता है, एंडोस्पर्म का होता है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है ब्रूडपोज एंडोस्पर्म। दाने का अंतः भाग भ्रूणपोष एंडोस्पर्म कहलाता। अंतः मतलब अंदर का भाग, या दाने का प्रमुख भाग होता है, जो हम खाते हैं। चावल हो गया ना, चावल जो हम खाते हैं ना, वो क्या है, भ्रूणपोष ही है। यह दाने का प्रमुख भाग होता है। इसमें मुख्यतः क्या होता है, कार्बोज की प्रधानता होती है। एलुरॉन में किसकी प्रधानता होती है, तो थायमीन की प्रधानता थी, फास्फोरस की प्रधानता थी, फाइबर की प्रधानता थी। लेकिन फास्फोरस में क्या कमी थी कि हम अवशोषित नहीं कर पा रहे थे, वो फास्फोरस हमें फाइटिक अम्ल के रूप में मिल रहा था, जिसलिए हमसे अवशोषित नहीं हो पा रहा था। और जो बाहरी लेयर, आउटर लेयर थी, उसमें किसकी प्रधानता थी, तो उसमें सेलुलोज की प्रधानता थी। उसका क्या उपयोग हमारी बॉडी में, अगर हम सेलुलोज का उपयोग करते हैं तो हमारी जो कब्ज की प्रॉब्लम होती है, पेट संबंधी जो डाइजेशन संबंधी, उसमें आराम मिलता है। और ब्रूडपोज क्या है, इससे हमें कार्बोज की प्रधानता है, कार्बोज मिलता है, एनर्जी का मुख्य स्रोत है, यही दाने का मुख्य भाग होता है। और ये कितने % होता है, तो इसमें दिया है अत्यल, ये हमारे दाने का कितना 52% दिया हुआ है, कि 52% भाग किसका होता है, ये एंडोस्पर्म का 52% भाग होता है। कार्बोज की इसमें प्रधानता होती है। और अल्प कम मतलब सबसे कम मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन एवं खनिज लवण की उपस्थित होता है। बहुत कम मात्रा में प्रोटीन और खनिज लवण मिलता है और कार्बोज की प्रधानता होती है, ठीक है। इतना आप समझ गए। रेशे की मात्रा भी नगण्य होती है, रेशा भी इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि मैदा हमको नुकसान करेगा। जो मैदा होता है ना, उसमें से बिल्कुल भी मतलब भूसी को बिल्कुल एकदम हटा दिया जाता है, आगे मैं आपको बताऊंगी। इसलिए कहते हैं ना, मैदा हमको नुकसान करता है। लेकिन जो कहते हैं ना, चोकर सहित रोटी खानी चाहिए, या मोटे अनाज की रोटी खानी चाहिए। क्यों खानी चाहिए, क्योंकि उसमें सेलुलोज की मात्रा होगी, फाइबर होगा, जो हमारी बॉडी के पाचन शक्ति को बढ़ाएगा। और इसकी मात्रा कितनी होती है, 52% होती है। और नंबर चौथा आप नहीं कह सकते हैं, एक बीज का तीसरा मुख्य भाग जो होता है वो भ्रूण होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं एम्ब्रियो। भ्रूण अनाज के दानों में भ्रूणपोष एंडोस्पर्म से स्कुलेटम द्वारा जुड़ा होता है। आपने जैसे ब्रान और एंडोस्पर्म किसके द्वारा जुड़ा था, तो एलुलॉन लेयर के द्वारा जुड़ा था। और इम्ब्रायो और एंडोस्पर्म किसके द्वारा जुड़ा है, तो स्कुलेटम के द्वारा जुड़ा है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई, जिसमें भ्रूण एवं भ्रूणपोष में भोज्य तत्वों का आदान प्रदान होता है। स्कुलेटम के द्वारा क्या होता है, भोज्य तत्वों का आदान प्रदान होता रहता है। किसके बीच में, इम्ब्रियो के और एंडोस्पर्म के बीच में, ठीक है। जिसमें भ्रूण एवं भ्रूणपोष में भोज्य तत्वों का आदान प्रदान होता है। इसमें प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन का क्या होता है, प्रचुर स्रोत विद्यमान होता है। अब आपको मैं चारों चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। जो ब्रान होता है उसमें क्या सबसे ज़्यादा मिलता है, तो आप बोलेंगे मैम सेलुलोज मिलता है। जो उसके बाद जो एलुरॉन लेयर, अच्छा लेयर को छोड़ दीजिए। नंबर 2 क्या आता था, एंडोस्पर्म में क्या मिलता था, तो मैम उसमें कार्बोज मिलता था। और जो इम्ब्रियो है उसमें क्या मिलता है, उसमें आप कह सकते हो प्रोटीन मिलता है, वसा मिलती है, खनिज लवण मिलता है और विटामिन मिलता है। इसका ये प्रचुर स्रोत होता है, ठीक है। इम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से कौन जोड़ता है, तो कौन जोड़ता है, स्कुलेटम। आप इसमें यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इम्ब्रियो है और ये जर्म है, ठीक है। जर्म में आप देख रहे हैं स्कुलेटम लिखा हुआ ना, स्कुलेटम, देखिए ये देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा देखिए यही है, ठीक है। और ये क्या था, ये आपने देखा था कि एंडोस्पर्म था, तो ये जोड़ रहा है ना इसको। और यहाँ के जो पोषक तत्व है यहाँ पहुँचा रहा है, यहाँ के ये क्या करता है, आदान प्रदान का काम करता, कौन, स्कुलेटम। आप इतना चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, मैं आशा करती हूँ। फिर आगे देखिए, लिखा है ऊर्जा मूल्य, कैलोरी वैल्यू। इसकी कैलोरी वैल्यू क्या है, किस चीज़ की, अनाज की। सभी अनाजों का कैलोरी मूल्य एक समान होता है। 1 ग्राम कार्बोज में 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोज से कितने ग्राम, क्योंकि अनाजों में को कार्बोज का मुख्य स्रोत माना गया है ना, इसलिए इसमें कार्बोज की बात की जा रही है। कितना मिलता है, 4 ग्राम, 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है।
और अनाजों में 60 से 70% तक कार्बोज मिलता है। कितने प्रतिशत तक? 60 से लेके 80% तक। उस बुक में आपने देखा था ना कि दिया था कितना 83% तक हम एंडोस्पर्म से जो है कि खाने का उपयोग करते हो मुख्य भोजन। यहाँ पे देखिए 52% लिखा है। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर सकती, इसलिए मैं बुक दिखा दे रही हूँ और दोनों बुक क्या ऑथेंटिक है। अनाजों में 60 से 80% तक कार्बोज, 11% तक प्रोटीन उपस्थित होता है। कितने प्रतिशत कार्बोज? 60 से लेके 80% तक कार्बोज होता है, कार्बोहाइड्रेट। और प्रोटीन कितना होता है? तो 11% तक प्रोटीन उपस्थित होता है। मैं आशा करती हूँ कि इतना आप लोगों को बहुत क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपको हर तरफ से समझाने की कोशिश की है। अगर बच्चा आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर दिया करिए। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू, टेक केयर।